एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, बिटवीन वेक्टर्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब इसी में हमने शिफ्टिंग ऑफ, ठीक है, शिफ्टिंग में भी कह रहा हूं पैरेलल शिफ्टिंग, ठीक है, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स एंड शिफ्टिंग ऑफ, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ टू वेक्टर्स के साथ हमने एक कंसेप्ट डेवलप किया था एडिशन ऑफ वेक्टर का, हमने कंसेप्ट डेवलप किया था एडिशन ऑफ वेक्टर का, ठीक है। उसी के साथ हमने सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स भी किया, ठीक है, हमने कंसेप्ट डेवलप किया एडिशन ऑफ वेक्टर्स का, ठीक है। इसी के साथ साथ हमने सबट्रैक्शन के बारे में भी साथ में बात की। अब एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बीच में हमने एक फॉर्मूला किया था कल, ठीक है, डेरिवेशन की थी हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की, ठीक है, जिसमें हमने मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों फाइंड करने की कोशिश की थी, जो रिजल्टेंट वेक्टर निकल के आता था। इसी के साथ साथ हमने पैरेललोग्राम लॉ को भी डिस्कस किया था। हमने अभी तक वेक्टर्स को इतना ही पढ़ा, मैं बड़े ध्यान से आराम से करवा रहा हूं, मुझे कोई भागना नहीं है वेक्टर्स में, ठीक है। मैं ये गलती आपके साथ नहीं करने वाला, क्योंकि वेक्टर्स हमारी सारी फिजिक्स का बेस निकल के आएगा। तो वेक्टर्स को जितना टाइम लगना चाहिए मैं उतना टाइम लगा के चल रहा हूं, रोज एक एक टॉपिक के साथ ही आगे बढ़ता जा रहा हूं, क्योंकि इसमें मैं भाग नहीं सकता। भागूंगा तो आगे चल के आपको पता चल जाएगा कि यार मैंने काम खराब कर दिया आपका, ठीक है, क्योंकि हर जगह पर वेक्टर्स यूज होता जाएगा तो फिर तब मुझे गालियां निकालोगे, मैं ऐसा काम करना नहीं चाहता, ठीक है। आज हम कोई नया टॉपिक नहीं करने वाले, ठीक है, फिर से मैं बात बता दूं आपको, कोई नया टॉपिक नहीं करने वाले। आज हम जो भी करेंगे वो न्यूमेरिकल्स के साथ करेंगे, न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं हम ऑफ, ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, न्यूमेरिकल्स करने वाले। एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बीच में हमने पढ़ा था ट्रायंगल लॉ, अब ट्रायंगल लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल्स आएंगे। आज सिर्फ इतना है, न्यूमेरिकल्स ही करेंगे, कल एक नए टॉपिक के ऊपर जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स रहता है अभी, ठीक है, उसकी तरफ बढ़ते जाएंगे कल। लेकिन आज न्यूमेरिकल्स के साथ डील करते हैं कि यार जो हमने चीजें पढ़ी हैं थ्योरेटिकली, न्यूमेरिकल्स में हमें समझ में आता है कि हमने प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है, न्यूमेरिकल्स में हमें समझ में आता है उसे प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करना, ठीक है। तो मेरा एक सीधा सा क्वेश्चन अभी आपके सामने निकल के आ रहा है, ठीक है, बहुत सिंपल, ठीक है, आपको लगेगा ही नहीं कि यार हाँ कि ये क्वेश्चन हमने कभी सोचा भी था कि ऐसा हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन, आप सबसे पहला क्वेश्चन निकल के आ रहा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताइए। ज्योमेट्रिकल मीनिंग मतलब फिगर बना के दिखाइए मुझे इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताइए मुझे। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। जब आपको याद हो, जब मैंने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स करवाया था, एंड में आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताया था दोनों का कंबाइन करके, उसी तरह से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अगर इक्वल टू 0 निकल के आ रहा है तो उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या निकल के आएगा, ठीक है। अब न्यूमेरिकल का पहला न्यूमेरिकल ही हमारा एक और कंसेप्ट क्लियर करके जाएगा कि जो भी हमने कल ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में पढ़ा, ठीक है। तो कल अगर आपको याद हो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन की डेफिनेशन के अंदर हम क्या कहते थे, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है, दिस वाज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इनके लिए डेफिनेशन के अंदर वर्ड यूज किया था टेकन इन ऑर्डर, टेकन इन ऑर्डर, ये वर्ड यूज किया था हमने, ठीक है। इसी तरह से रिजल्टेंट वेक्टर, दिस वाज द रिजल्टेंट वेक्टर, इसके लिए डेफिनेशन में वर्ड यूज किया था टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर, टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर, ठीक है। अब जो मेरा ये वाला कंसेप्ट निकल के आ रहा है, ठीक है, ये ऑर्डर्स के साथ ही निकल के आ रहा है, ये ऑर्डर्स को ही बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये मुझे कहीं ना कहीं ऑर्डर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है डेफिनेशन में।
अब कल अगर आपको याद हो अच्छे तरीके से, मैंने ऑर्डर्स को कैसे समझाया था, मैंने कहा था टेकन इन ऑर्डर तब होता है, ठीक है, टेकन इन ऑर्डर तब होता है, ठीक है, टेकन इन ऑर्डर मैंने आपको बोला था तब होता है जब मैं बिना पेन उठाए एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दूं, ठीक है, बिना पेन उठाए जब मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दूंगा तो उसके लिए मैं क्या बोलूंगा, टेकन इन ऑर्डर, ठीक है। लेकिन जब मुझे बिना पेन मतलब पेन उठाना पड़ जाए, ठीक है, मैं इस डायरेक्शन में जा रहा था, लेकिन अब की मुझे पेन उठा के बजाय कि इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में चला जाऊं, तो ये होता है टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर, ये होता है टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। मतलब इसके बारे में आपको सारा मैंने कल बताया था जब डेरिवेशन कर रहे थे, ठीक है, ये इस तरह से था, ठीक है। मतलब ये अब ध्यान से देखिए, अगर ये वेक्टर इधर जा रहा है, ये वेक्टर इधर जा रहा है, ठीक है, एंड ये वाला वेक्टर इधर चला गया, तो इनके लिए अब डायरेक्शन की तरफ ध्यान दीजिए, ये वेक्टर इधर गया, ये वेक्टर इधर गया और ये वेक्टर इधर चला गया, ठीक है। अगर इस तरह से निकल के आ रहा है तो हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं टेकन इन ऑर्डर। लेकिन अगर एक वेक्टर इधर चला गया, ठीक है, और ये वेक्टर इधर चला गया और तीसरा वेक्टर की डायरेक्शन मेरे पास ये निकल के आ रही है, तब हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर, टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। अब मुझे ये सोच के बताना है कि इन दोनों ट्राइंगल्स के बीच में ये वाली फिगर, ये वाली इक्वेशन, सॉरी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इन दोनों में से किसे रिप्रेजेंट कर रही है। अब बड़े ध्यान से कॉपी के ऊपर नोट कर लीजिए, मैं अगले पेज के ऊपर आ रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, कल हमने जितना भी डिस्कस किया, कल नहीं उससे पहले भी डिस्कस किया, तो हमारे पास ए वेक्टर अगर ऐसे होता है, ये था टेकन इन सेम ऑर्डर, ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर ये निकल के आता है टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। तो मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर जो आता था वो आता था ये निकल के आता। तब यहां पर ये आर क्या होता था, टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर, ये आर क्या होता था, टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर, ये डेफिनेशन में दिया हुआ, ठीक है। अब अगर ये आर की जगह, ये आर की जगह मैं यहां पर लिख देता हूं, ध्यान से, चलो इसे आर ही रहने देते हैं, ठीक है, आर ही रहने देते। अब अगर ये इस तरह से लिखा जा रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस आर वेक्टर इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये मुझे बता रहा है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये मुझे क्या बता रहा है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और अगर इफ, ठीक है, इसी के बीच में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस आर वेक्टर प्लस का साइन आ गया तो इट मींस ये माइनस होना चाहिए, तब ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बता रहा है। अगर लेकिन माइनस की जगह प्लस का साइन निकल के आ गया तो इसका मतलब ये है कि ये इस तरह से ए वेक्टर, बी वेक्टर इस तरह से, देन ये आर वेक्टर उसने कमबख्त ने उल्टा दे दिया डेफिनेशन के अगेंस्ट, ये डेफिनेशन के अगेंस्ट चला गया। तो मतलब अगर आप टेकन इन सेम ऑर्डर की बात करो, ठीक है, आर वेक्टर की जगह यहां पर लिख देते हैं सी वेक्टर, ठीक है। तो ये बता रहा है टेकन इन सेम ऑर्डर, टेकन इन सेम ऑर्डर। बात समझ में आ रही है? तो अगर इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखोगे तो ये इस डायरेक्शन में निकल गया, ए वेक्टर ये रिप्रेजेंट कर रहा है, बी वेक्टर ये रिप्रेजेंट कर रहा है, सी वेक्टर ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, दिस इज माय सॉल्यूशन। इसका ये ज्योमेट्रिकल फिगर है, ठीक है, क्लियर है? हलीम, आपने कल वाला लेक्चर नहीं लगाया था, आपको क्लियर है ये बात? ठीक है हलीम, बस इतना याद रखिएगा, अगर आपको एडिशन ऑफ वेक्टर्स याद है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स में हम जो भी रिजल्टेंट वेक्टर होता था टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर होता था, लेकिन अब अगर ऑपोजिट ऑर्डर लेके चलते तो हमारे पास कंडीशन बनती है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस आर वेक्टर। लेकिन अगर हमारे पास कंडीशन दी हुई है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ये इस डायरेक्शन में निकल के आ रहा है, ठीक है, ये सी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर, ठीक है। अगर इन दोनों
इक्वेशन को कंपेयर करूं तो मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर किसके इक्वल निकल के आ रहा है, माइनस सी वेक्टर के इक्वल निकल के आ रहा है। तो माइनस का साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑपोजिट डायरेक्शन। माइनस का साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑपोजिट डायरेक्शन। हमने ये सारा डिस्कस कर लिया था सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में। अब अगर आर वेक्टर की डायरेक्शन ये निकल के आएगी तो सी वेक्टर की डायरेक्शन क्या निकल के आएगी, ये। इसलिए बता रहा हूं ये ज्योमेट्रिकल फिगर निकल के आएगी। ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा, धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। इतना नोट कर लीजिए, ये सारा जो भी मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा है ये सारा नोट करिए। उसके बाद इत्मीनान से बैठ के समझिए मैंने डेफिनेशन में क्या बोला और अभी क्या क्या निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये ज्योमेट्रिकल फिगर निकल के आ रही है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, बड़े ध्यान से अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। कहता है इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर 12 5 13 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है, एंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, ठीक है, देन फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, उसने ऑप्शंस भी दे दिए। ऑप्शंस निकल के आ रहे हैं π/2, बी ऑप्शन निकल के आ रहा है π/4, सी आ रहा है π, डी आ रहा है 0, डी आ रहा है 0। डी आ रहा है 0। ठीक है, पहली बात तो अगर कल वाला या उससे पहले वाला एडिशन ऑफ वेक्टर्स याद हो तो ये सी वेक्टर क्या बता रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर। ये क्या बता रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि अभी जो पीछे फिगर हमने की है, ठीक है, इसके बीच में ये इस तरह से निकल के आ रहा है रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तब उसके बीच में हमने ये देखा था कि ये फिगर इस तरह से निकल के आएगी, ए वेक्टर बी वेक्टर, तो सी वेक्टर इस डायरेक्शन में निकल गया, सी वेक्टर इस डायरेक्शन में निकल गया। ठीक है, कल हमने फिर इसके लिए फॉर्मूला किया था। ठीक है, यहां पर ये रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आर वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कल इसके लिए हमने एक फॉर्मूला निकाला था कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल अंडररूट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos थीटा। अरे यार यही थीटा तो फाइंड करना, वही थीटा फाइंड करना। ठीक है, अब ये आर वेक्टर की जगह, आर की जगह क्या आ रहा है मेरे पास, यहां पे सी वेक्टर निकल के आ रहा है, तो मेरा सॉल्यूशन यहां से शुरू होगा। यहां पर मैं मेंशन करूंगा अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, उसके लिए कंडीशन क्या है, मेरे पास यही कंडीशन होती है। ठीक है, अब C का मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ 13, ये 13 का स्क्वायर बना देते हैं। ठीक है, यहां से ये स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, ये 12 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये cos थीटा, ये cos थीटा। कल वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट किया और तो कुछ भी नहीं किया, वैल्यूज पुट करके मेरे पास आंसर आया। ठीक है, तो क्या निकल के आ रहा है, ध्यान से देखें, 169 144 25 प्लस 120 cos थीटा। ठीक है, तो ये सारा सॉल्व करके मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, 120 cos थीटा इज इक्वल टू 0।
cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब cos की वैल्यू 0 कब होती है? जब वो 90 डिग्री का हो। 90 डिग्री को कैसे कहते हैं? पाई बाय 2। 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है? पाई बाय 2। ठीक है। अब जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री किया नहीं हुआ मेडिकल वाले बच्चों ने, उनको मैं बता दूं 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है? पाई बाय 2 होता है। और cos 90 डिग्री मेरा क्या होता है? इक्वल टू 0। इसलिए थीटा क्या निकल के आ रहा है मेरा? ए ऑप्शन निकल के आ रहा है पाई बाय 2। थीटा क्या निकल के आ रहा है? ए ऑप्शन निकल के आ रहा है पाई बाय 2। कंडीशन याद रखो इस चीज की, ये वाली चीज की। ठीक है। रिजल्टेंट के लिए क्या होता है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर होता है। ठीक है जी, क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ रहा हूं, अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन? टू फोर्सेस whose magnitudes are in ratio 3:5 sorry, give a resultant, ये रिजल्टेंट दे दिया उसने, रिजल्टेंट ऑफ 28 न्यूटन। ठीक है। इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन is 60 degree, find magnitude of each force। each force का magnitude find करना। ठीक है जी। तो क्या करना है? सबसे पहले तो लेट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 3x मान लिया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू 5x मान लिया। अब ये दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट, जब भी रिजल्टेंट की बात की जाती है ना, तो मतलब एडिशन के बारे में बात की है। ये बी वेक्टर आ गया, ये ए वेक्टर आ गया, और ये इनका रिजल्टेंट निकल के आ गया। और रिजल्टेंट वेक्टर याद रख लो, रिजल्टेंट वेक्टर किसके रिप्रेजेंट करता है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर क्या दिया हुआ आपको? 28, और ये थीटा, ये अगर आपको कल वाली डेरिवेशन याद हो तो ये थीटा था, तो थीटा क्या दिया हुआ? 60 डिग्री। थीटा क्या दिया हुआ? 60 डिग्री। तो मैं कल वाला सीधा फॉर्मूला लगा रहा हूं अभी। ठीक है, कल वाला। ठीक है, नहीं ये ध्यान रखिएगा, ये कल वाला फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था कि रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये कल वाला फॉर्मूला है। ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड, अब ये किसका मैग्नीट्यूड है? 28 का स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा 3x का स्क्वायर, ये आ जाएगा 5x का स्क्वायर, ये 2 इंटू 3x इंटू 5x इंटू cos 60 डिग्री निकल के आएगा। ये इस तरह से निकल के आएगा। यहां से मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, यहां से मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है। तो ये सारा सॉल्व कर रहा हूं। 28 का स्क्वायर या 9x स्क्वायर, ये 25x स्क्वायर प्लस ये भी x है, ये भी x है,
ये 2 इंटू 15 एक्स स्क्वायर। अब cos 60 डिग्री होता है 1/2, ये 2 की 2 के साथ कटी, तो ये है 28 का होल स्क्वायर, ये सारा उठा के ऐड कर दिया, तो ये निकल के आ रहा है 49 एक्स स्क्वायर। तो 28 इज इक्वल टू क्या निकल के आ रहा है 7x, x मेरा क्या निकल के आ रहा है 4, x क्या निकल के आ रहा है 4। कैलकुलेशन चेक कर लो, सीधी वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है। अब यहां से मुझे क्या पता चलेगा, यहां से मैं देख सकता हूं कि मेरा a आ रहा है 3 इंटू 4 दैट इज 12 न्यूटन, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड आ रहा है a वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर निकल के आ रहा है 5 इंटू 4 दैट इज 20 न्यूटन। ये इस तरह से 3 इंटू 4 दैट इज 12 न्यूटन, ये 5 इंटू 4 दैट इज 20 न्यूटन, इस तरह से निकल गया। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, अगर नोट नहीं किया मैं अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूं, ठीक है। देन अगला क्वेश्चन, अब ध्यान से ये क्वेश्चन आपको खुद सोचना, पहले मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा इस क्वेश्चन की। कहता फॉर विच एंगल बिटवीन टू इक्वल, अब उसने इक्वल बोल दिया, इक्वल वेक्टर्स, ठीक है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर will the magnitude of the sum of two vectors be equal to the magnitude of each vector, ठीक है। इसमें मुझे उसने ऑप्शंस भी दिए, ए आ जाएगा 60 डिग्री, बी निकल के आ रहा है 120 डिग्री, सी आ रहा है 0 डिग्री, डी आ रहा है 90 डिग्री। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझो, पहले तो स्टेटमेंट को समझो फिर आगे बढ़े। ठीक है, क्या कह रहा है, फॉर विच एंगल बिटवीन द टू इक्वल वेक्टर्स, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर को इक्वल बोल रहा हूं पहले, विल द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ द टू वेक्टर्स, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर की बात कर रहा है, सम ऑफ द टू वेक्टर्स मतलब रिजल्टेंट वेक्टर, बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच वेक्टर, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन देखकर, क्वेश्चन के बीच में गिवन में क्या क्या है, गिवन में ये है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है। दूसरा वो कह रहा है जो रिजल्टेंट निकल के आ रहा है, रिजल्टेंट क्या होता है, सम ऑफ टू वेक्टर्स को रिजल्टेंट बोलते हैं, वो भी किसके इक्वल निकल के आ रहा है, या तो इसके इक्वल निकल के आएगा या इसके इक्वल। ये क्वेश्चन दिया हुआ उसमें। अब याद रखिएगा वेक्टर्स में, ठीक है, वेक्टर्स में याद रखिएगा एक बात को, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू, रिजल्टेंट की जगह ए वेक्टर ही आ सकता है, ये पॉसिबल है, दिस केस इज पॉसिबल इन वेक्टर्स, ठीक है। इसी तरह से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर के इक्वल भी आ सकता है, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल इन वेक्टर्स, ठीक है ना। तो मतलब ये अलजेब्रा नहीं है, पहली बात तो ये वेक्टर्स है,
वेक्टर्स को आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे आपके कंसेप्ट्स और क्लियर होते जाएंगे, आपको ये बातें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी जैसे जैसे न्यूमेरिकल्स के साथ डील करोगे। ठीक है, वेक्टर्स के बीच में क्या होता है, अगर दो वेक्टर्स की एडिशन करते हो तो कभी कभी उनकी एडिशन वापस उनमें से किसी एक वेक्टर के इक्वल आ जाती है। उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वापस उन्हीं वेक्टर के साथ निकल, दिस इज पॉसिबल इन वेक्टर्स। ठीक है, तो यहां पर भी उसने क्वेश्चन के अंदर ऐसी ही कंडीशन उठा के दी हुई है, मुझे सेम कंडीशन की बात कर रहा है। वो क्या बोल रहा है, फॉर विच एंगल बिटवीन द टू इक्वल वेक्टर्स, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इक्वल है, will the magnitude of the sum of the two vectors, sum of the two vectors मतलब resultant vector, be equal to the magnitude of each vector। ठीक है, दोनों के each vector के magnitude के इक्वल निकल के, so this is possible in vectors, this is possible, very much possible in the vectors, this is very much possible in the vectors। ठीक है, अब मैं गिवन कोई साथ लेके यहीं से सॉल्यूशन बना के चलो। अब ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन की हेल्प के साथ मेरे पास क्या निकल के आया था, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आर स्क्वायर को लिख दिया ए स्क्वायर, बी स्क्वायर को भी लिख दिया ए स्क्वायर। कहां से लिखा, इक्वेशन नंबर 1 और 2 की हेल्प के साथ। यहां पर भी 2a स्क्वायर cos थीटा। ठीक है, ये a स्क्वायर की a स्क्वायर के साथ कटिंग हो रही है, तो मेरे पास क्या निकल गया है, 0 इज इक्वल टू a स्क्वायर यहां से कॉमन 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, नहीं 2 भी आ रहा साथ में, यहां पे 2 भी आ रहा। ठीक है, तो 1 प्लस 2 cos थीटा इज इक्वल टू क्या निकल गया, 0। cos थीटा इज इक्वल टू क्या निकल गया, -1/2। ठीक है, अब थीटा क्या निकल के आएगा, 120। सेकंड क्वाड्रेंट है ना, सेकंड क्वाड्रेंट के बीच में cos क्या होता है, नेगेटिव। अब जिन बच्चों ने बीच में ट्रिग्नोमेट्री नहीं किया हुआ उन्हें थोड़ी सी यहां पर दिक्कत आएगी। ठीक है, उनको बाद में कभी जब टाइम मिलेगा तब समझाएंगे ये बातें। ठीक है, मेरे ख्याल से मनमीन है, मनमीन आपको ये मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री में सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तान्या आपको मैं समझाऊंगा बाद में, मेरे ख्याल से जसलीन ने किया हुआ। ठीक है, यहां पे ट्रिगोनोमेट्री का कांसेप्ट आ जाता है, cos थीटा इज इक्वल टू -1/2 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट के बीच में। अब मैं यहां पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर ही देता हूं, टाइम क्यों करना बच्चों। ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यू से मुझे ये समझ में आ गया था, ये क्या नेगेटिव, cos नेगेटिव सबसे पहले आफ्टर स्कूल की कॉलेज के हेल्प के साथ मुझे पता चलता है सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में याद रखिएगा इसे कैसे लिखते हैं, cos 180 डिग्री माइनस, अब cos की वैल्यू 1/2 कब होती है, 60 डिग्री पे। ठीक है, यहां से थीटा मेरा 120 डिग्री निकल गया, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया मैंने। बाकी जिन्होंने अभी ये वाला कंसेप्ट नहीं किया कोई बात नहीं, उन्हें ये करवाऊंगा तब ये सारा समझ में आ जाएगा। अब पता चलता है ना न्यूमेरिकल्स में मैथमेटिकल टूल्स यूज होते हैं। अब काफी बच्चों ने मैथमेटिकल टूल स्किप किया हुआ तो उन्हें दिक्कत तो आएगी न्यूमेरिकल्स के बीच में। ठीक है, तो यहां पर मेरा आंसर क्या निकल के आ रहा है, बी। ठीक है, अब आपके साथ थोड़ी सी बात कर लूं, अकेले अकेले से पूछ लूं, ये कंसेप्ट जितना भी हम कर रहे हैं, हलीन, हनी, इशिता, जसलीन, मनमीन, नूर, रेवा, तान्या, तबलीन इकट्ठे। ठीक है, जो भी हमने क्वेश्चन अभी तक डिस्कस किए हैं, कोई डाउट, कुछ पूछना किसी ने, जल्दी रिप्लाई दे दो। ठीक है, एक का आ गया रिप्लाई, आगे। ठीक है, नूर का भी आगे, इशिता, हनी। ठीक है, हलीन कोई डाउट अभी, हलीन, हलीन कहां गई, हलीन यहीं पे हो, तान्या है, तान्या, तान्या समझ में आ रहा बेटा,
चलो ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स को देखिएगा अच्छी तरह से, आपके पास जो भी रेफरेंस है देख लीजिएगा। ठीक है, ये मैं कंपटीशन के, जो मैंने आपको बोला था ना बुकलेट्स हमने प्रिंट करवाई हुई हैं, ठीक है, कॉम्पिटिशन्स के लिए, ये मैं कंपटीशन की बुकलेट में से करवा रहा हूं आपको। हाँ, थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है कि आपके लेवल के भी आए, एकदम से हायर लेवल के ना आ जाए, आपको धीरे धीरे समझाना। ठीक है, स्टार्टिंग पेज में हो आप, तो ये मैं कंपटीशन की बुक्स में से ही करवा रहा हूं आपको न्यूमेरिकल्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं, अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। एक मिनट रुक जाओ, if magnitude of a vector plus b vector, इसे क्या बोलते हैं, magnitude of a vector plus b vector is equal to magnitude of a vector minus b vector। ठीक है, find angle between a vector and b vector। a vector और b vector का एंगल फाइंड करिए। फाइंड एंगल बिटवीन a vector and b vector। ठीक है जी, तो मैं आपको एक बात बता दूं, इसकी फिगर, ठीक है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग पहले डिस्कस कर लें। ज्योमेट्रिकल मीनिंग बड़ा ध्यान रखिएगा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग में। अब ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, ठीक है, और आपको स्कूल में कैसे सॉल्व करना है वो आगे बताऊंगा। ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता। अगर आपको याद हो तो हमने क्या किया था, एंड में एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग निकाला था इस तरह से, जब हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स किया, तो वहां से हमने कंक्लूड किया था कि ये वाला डायगोनल हमेशा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा और ये वाला डायगोनल सब्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो हमने इसे नाम दिया था पैरेललोग्राम। ठीक है, अच्छा, अब मेरी क्वेश्चन यहां पर आता है, अंडर व्हाट कंडीशंस, अंडर व्हाट कंडीशंस diagonals of a parallelogram are equal। ठीक है, अगर डायगोनल, ये वाला डायगोनल, मैग्नीट्यूड का मतलब है कि डायगोनल्स आपस में इक्वल हो गए। वैसे डायगोनल पैरेललोग्राम के इक्वल नहीं होते, और अगर डायगोनल्स और पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम, तो उसे क्या बोलेंगे हम, तवलीन 9th क्लास की है हमने, बोलो बेटा। चलो, तवलीन को याद नहीं आ रहा उसने 9th की है कि नहीं है। जिस बच्चे को भी 9th क्लास अगर याद आती है कि उसने क्लियर की है, अच्छा बोल रही है, ठीक है ठीक है, अच्छा सॉरी सॉरी, अच्छा तवलीन अगर 9th क्लास का याद हो, अगर आपको क्वाड्रिलेटर्स, उसके बीच में हमने ना पैरेललोग्राम की 3 टाइप्स की हैं, टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर। ठीक है, अगर किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल आ जाएं तो वो पैरेललोग्राम क्या बन जाता फिर, वेरी गुड, तो वो रेक्टेंगल बन जाता है। तो यहां पर ये ऑरली हो गया। ठीक है, इट मींस ज्योमेट्रिकल मीनिंग के अकॉर्डिंगली, ज्योमेट्रिकल मीनिंग के अकॉर्डिंगली ये पैरेललोग्राम मेरा क्या बन चुका है, वो रेक्टेंगल बन चुका है। ठीक है, अगर रेक्टेंगल बन चुका है तो मुझे मालूम है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या निकल के आएगा, 90 डिग्री। ये मेरा ऑरली हो गया ये सब। तभी कहता हूं ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स की तरफ जाइए, आपको ज्यादा समझ में आएगा वेक्टर्स।
आप वेक्टर्स की हेल्प के साथ सारी ज्योमेट्री सॉल्व कर सकते हो। आपको मालूम है ज्योमेट्री के बीच में आप ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज लगा दो या पैरेललोग्राम्स की, क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज लगा दो, सभी की प्रॉपर्टीज आप डिफाइन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वेक्टर्स। और अगर आप ज्योमेट्री को सॉल्व कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ वेक्टर्स तो उसका वो बन जाता है वेक्टर्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ठीक है, अब अगर ये सम ऐसा सम मेरे पास कंपटीशन में आता है तो ये सम मैं ऑरली कंपटीशन में सॉल्व कर दूंगा अगर मुझे ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्लियर है। ठीक है, अब मुझे इतना मालूम था, हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स किया था, वो लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था, एंड में कंक्लूड किया था कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स अगर एक पैरेललोग्राम में देखा जाए तो पैरेललोग्राम का एक डायगोनल एडिशन को शो करता है, दूसरा डायगोनल सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करता है, और फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू रूल्स। और अब हमें मालूम है डायगोनल्स के पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, लेकिन अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल निकल के आ गए, ठीक है, यहां पर जो दो लाइनें निकल के आ रही है ना, डंडियां निकल के आ रही हैं, वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। मैग्नीट्यूड मतलब अब डायगोनल्स इक्वल हो गए हैं। ठीक है, तो अगर डायगोनल्स इक्वल हो गया तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा। अगर रेक्टेंगल इक्वल हो गया तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या दिया होगा? 90 डिग्री, क्योंकि रेक्टेंगल का एंगल क्या होता है? एंगल बिटवीन द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, जिन बच्चों ने तो ये सोच के मेडिकल रखी थी कि चलो यार मैथ से तो पीछा छूटेगा, मैं उन्हें पहले बता दूं मैथ से पीछा नहीं छूटने वाला। फिजिक्स आपको पीछा नहीं छोड़ने देगी मैथ से, अगर आपको अच्छे तरीके से फिजिक्स को पढ़ना। ठीक है, तो अब अगर ये सब क्वेश्चन स्कूल में आ गया, ये तो जो एमसीक्यूज में आ गया, अगर ये एमसीक्यूज में आ गया तो मैं इसे ऑरली ऐसे सॉल्व कर दूंगा। अगर यही क्वेश्चन मेरा स्कूल के अंदर निकल के आ गया तो मैं इसे सॉल्व कैसे करने वाला? तो ध्यान रखिएगा, व्हेनेवर आपको ऐसे मैग्नीट्यूड्स दिए होते हैं, व्हेनेवर आपको ऐसे दिया जाएगा, ठीक है, तो पहला स्टेप क्या करोगे? स्केलिंग बोथ साइड्स। एवरी टाइम याद रखो, स्केलिंग बोथ साइड्स। ठीक है, आपको दिया क्या था? ये दिया हुआ था, जब भी आपको मैग्नीट्यूड्स इक्वल दिए होते हैं तो उसे स्टार्टिंग में ही क्या लिख देना? स्केलिंग बोथ साइड्स। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या लिख दोगे? स्केलिंग बोथ साइड्स। बाकी आना ही भूल जाते हैं। जल्दी आ जाओ, जल्दी। खत्म कर रहे हैं हम आज यहीं पे, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, अब अगर इसे फर्दर सॉल्व करना है, ठीक है, अगर इसे फर्दर सॉल्व करना है, ये लास्ट टॉपिक है हमारा आज का, ठीक है, अगर इसे फर्दर सॉल्व करना है तब इसका एक सॉल्यूशन निकल के आता है। ठीक है, अब वो क्या निकल गया है? इसे कैसे लिख सकते हैं? ए वेक्टर, ये वेक्टर्स है, वेक्टर्स में लिखिए
प्लस बी वेक्टर डॉट, अब ये डॉट क्या है, इसे लिखने का वे ये निकल के आता है, इसे लिखने का वे ये निकल के आता है। ठीक है, और ये क्या चीज है, जो एक नई चीज मेरे सामने निकल के आ रही है वेक्टर्स की, ठीक है, इसे बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है जी। इसी तरह से मेरे पास क्या निकल के आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, टुगेदर इन्हें बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है जी। अब हम कल इन दो टॉपिक्स की तरफ बढ़ते जाएंगे। ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के ज्योमेट्रिकल मीनिंग के साथ खत्म किया हमने, लेकिन अगर इसी कंसेप्ट को थ्योरेटिकली सॉल्व करना है तो उसके लिए मुझे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स की नॉलेज होनी चाहिए, और ये मेरा कल का टॉपिक निकल के आएगा। दिस विल बी दी टुमारोज टॉपिक। अब धीरे धीरे हम उसकी तरफ बढ़ते जाएंगे। ठीक है, सो आज हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के कुछ न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश की और ज्यादा डीपली समझने की कोशिश की कि वेक्टर्स होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, तो मैं रिपीट करते हुए जा रहा हूं कि वेक्टर्स के बीच में दो बातें हैं, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, दोनों को साथ लेके चलने हैं। इसलिए ये अलजेब्रा से बिल्कुल अलग हो जाता है। अलजेब्रा सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ बात करता है, लेकिन वेक्टर्स अलजेब्रा मतलब अलजेब्रा का मैग्नीट्यूड, लेकिन उसमें ऐड कर देता है डायरेक्शन, जिसके कारण उसका कंसेप्ट चेंज हो जाता है, बिल्कुल टोटली चेंज हो जाता है। सो एडिशन ऑफ वेक्टर्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स कि हमें ज्योमेट्रिकल मीनिंग के साथ एक एंगल दे दिया था, लेकिन अगर यही क्वेश्चन को हमने थ्योरेटिकली सॉल्व करना है तो उसके लिए हमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स की नॉलेज होनी चाहिए, अदरवाइज होगा। ठीक है, इसके ऊपर मैं कल लाऊंगा। आज वाले थोड़े से न्यूमेरिकल नोट करके चलिएगा, देख के चलिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, उसका रेपिटेशन करिएगा। ठीक है, फिर धीरे धीरे आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट हो प्लीज पूछा करो। ठीक है, वेक्टर्स में ऐसा हो ही नहीं सकता कि बच्चे को डाउट ना हो, चाहे जितना मर्जी अच्छे तरीके से कोई टीचर करवा ले, वेक्टर्स में स्टार्टिंग फेज में बच्चे को डाउट होएगा ही होएगा। ठीक है, क्योंकि पहली बार एक चीज कर रहे हैं, जब भी पहली बार कोई चीज करते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत डाउट रहते रहता। फिलहाल मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि वेक्टर्स को बहुत अच्छे तरीके से करवाऊं, अपनी तरफ से पूरा एफर्ट दे रहा हूं। ठीक है, तो मैं आपकी तरफ से भी वही सेम एफर्ट की डिमांड करता हूं, तो प्लीज जितना भी हम